आप देखोगे कि अगर आपके पास एक बोट है स्टिल वाटर में 500 केजी की, और एक पर्सन इस ओर है 50 केजी, और एक पर्सन इस ओर है 60 केजी। बोट की लेंथ है 10 मीटर। बोट की लेंथ इज 10 मीटर। तो आपको जब ये दोनों पर्सन्स वॉक करके सेंटर ऑफ द बोट तक आते हैं तो बोट का स्टिल वाटर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। बस आप एडमिट करते हैं, राइट, कितना बोट का डिस्प्लेसमेंट होगा वाटर में। मैंने बोली आपको इक्वेशन वही बनाना, m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। मैंने इसमें जैसे आपको लगी बोट किस ओर जाएगी, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं। आप किसी भी ओर ले लो, जब तीन पार्टिकल्स हैं, दो से ज्यादा हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। आपको जिस ओर मर्जी है उस ओर ले लो। अगर यहाँ पे केवल एक पर्सन होता और बोट होती, और ये पर्सन इस ओर जाता, तो फिर आप बोट इस ओर लेते। लेकिन अगर दो तीन है तो आप उस केस में किसी भी ओर ले लो। जैसे मैंने इस ओर ले लिया कि बोट का डिस्प्लेसमेंट इस ओर हुआ x। अगर बोट का डिस्प्लेसमेंट इस ओर x है, तो आप देखो कि एक ओर जाने वाले पार्टिकल्स का m1 इंटू एक्स वन में इक्वेशन के एक ओर लिखूंगा, तो इस ओर जाने वाले पार्टिकल्स के लिए हो गया 60 इंटू 5 प्लस एक्स प्लस 500 इंटू एक्स इक्वल्स टू अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले पर्सन का दूसरी ओर से, दैट इज व्हाट 50 इंटू 5 माइनस एक्स। क्योंकि बोट इस ओर एक्स गई, पर्सन बोट के रिलेटिव इस ओर 5 मीटर आया, तो पर्सन का ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 माइनस एक्स। डिस्प्लेसमेंट सारे ग्राउंड के रिलेटिव लेने हैं। m1 x1 प्लस m2 x2, जो लोग एक ओर जा रहे हैं उनका इक्वेशन के एक ओर, और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उनका दूसरी ओर। यूजली जेई मेन के पेपर में एक्सपेक्टेड है कि वहां पे दो पार्टिकल्स ही होंगे, बट मैंने आपको जनरलाइज प्रॉब्लम बताई, ठीक है ना। हाँ, बट एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे पेपर में जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से उसका उसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होगा। जैसे बोला गया एच हाइट की एक वेज है, थीटा एंगल, स्मूथ सरफेस, स्मॉल एम मास का ब्लॉक, और वेज का मास कैपिटल एम, स्मॉल एम कैपिटल एम, थीटा एंगल। अब आपसे ये बोला गया कि अब आपसे ये बोला गया कि what will be displacement of the wedge on the ground, everything is smooth, what will be displacement of the wedge on the ground till block slides up to its bottom। जब तक ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तब तक वेज का इस ओर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आप देखो, ये जो इक्वेशन है m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2, हाँ, m1 डेल्टा x1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा x2, ये एप्लीकेबल होगा केवल उस डायरेक्शन के लिए जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल में mg फोर्स है, तो मैं केवल इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे किसमें, हॉरिजॉन्टल में। अच्छा, पिछला जो मैंने अभी ये कराया ना, इसमें आप देखो, मुझे पता है यहाँ पे हैवी पर्सन इस ओर जा रहा है तो बोट इस ओर आएगी, बट मैंने जानबूझ करके गलत लिया था कि बोट इस ओर जाएगी एक्स। तो यू नीड नॉट टू वरी, आप किसी भी ओर ले लो। अगर मैंने गलत लिया होगा तो एक्स जब सॉल्व करोगे तो निगेटिव आएगा। जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एक्स निगेटिव आएगा, बट आएगा उतना ही जितना बोट गई होगी। तो अगर एक्स नेगेटिव आ गया तो दैट मीन्स कि बोट उसके जिस ओर आपने एज्यूम किया है उसके ऑपोजिट गई है, राइट। नाउ से यहाँ पे जब ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा तब तक वेज का डिस्प्लेसमेंट इस ओर एक्स हुआ, सो एम इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब ब्लॉक इस ओर आया सो दिस थीटा, ब्लॉक वेज की यानी लेंथ जो होगी, ये मानो कि ये लेंथ है एल, सो टेन थीटा इज एच बाई एल, दैट मीन्स एल इक्वल टू एच कॉट थीटा। सो ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट बिकम्स
L minus h cot theta. From this you'll get the value of what? आपको यहाँ पे this what? ये गलत लिख गया मैं. This is h cot theta minus x. आप इसे x सॉल्व कर लोगे, इसे मिनिमाइज कर, आप इससे x सॉल्व कर सकते हो. मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ठीक से देखो. जब ये ब्लॉक यहां पहुंचा तो ब्लॉक का वेज के रिलेटिव हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, अगर ब्लॉक रेस्ट पे होता तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का वेज के रिलेटिव ये होता L, दैट इज h cot थीटा. और वेज इस ओर x गया तो ब्लॉक का ग्राउंड के रिलेटिव इस ओर का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h cot थीटा माइनस x. और वेज के लिए m इंटू एक्स. मैंने देखो माइनस साइन नहीं लगाया, इसके पहले किसी भी केस में नहीं लगाया. द रीजन मीन हम डायरेक्शन अपने आप से ऑपोजिट ले रहे थे, इससे x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी. राइट, दिस इज क्लियर ना? नाउ सी, अब देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल. सो इसमें यूजुअली जेईई मेन के पेपर में जिसमें कि दो ब्लॉक्स होंगे केवल, उनके ऐसे ही क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. बट आप ये ध्यान रखोगे कि अगर वर्टिकल में कोई फोर्स mg है तो आप इक्वेशन हॉरिजॉन्टल के लिए ले रहे हो तो आप दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिलेटिव होंगे. और क्योंकि दो पार्टिकल्स होंगे तो एक पार्टिकल अगर इस ओर जाएगा तो दूसरा उसके अपोजिट जाएगा. आप डायरेक्शन अपने आप से अपोजिट ले लोगे तो आपके इसमें माइनस साइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. राइट, ऐसे ही क्वेश्चंस सेंटर ऑफ मास केस में भी आते हैं. m1 डेल्टा v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डेल्टा v. मीन्स व्हाट? सिस्टम में दो पार्टिकल्स होंगे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा और जब एक पार्टिकल एक ओर जाएगा, जैसे बोला गया ये एक कोई व्हीकल है जिसका मास है 400 kg और इस व्हीकल के ऊपर यहाँ पे एक कोई 80 kg का पर्सन है. 80 kg, 80 kg का पर्सन बोला गया when person starts running on the trolley with a speed 2 meter per second. Person starts running on the trolley with a speed of 2 meter per second. What will be the velocity of the trolley? ट्रॉली की वेलोसिटी क्या आ जाएगी? आप देखो ट्रॉली की वेलोसिटी इसके ऑपोजिट v आ गई. अब आपने इक्वेशन लिखा यही वाला m180 ग्राउंड के रिलेटिव स्पीड, जैसे ग्राउंड के रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था, सो यहाँ पे ग्राउंड के रिलेटिव क्या होगी? स्पीड होगी. राइट, एक बार आप बोल जिन्होंने नहीं, जिन्होंने, सो यू सी आपका 80 इंटू दिस बिकम्स 2 माइनस v. यू अंडरस्टूड? वेलोसिटी किसके रिलेटिव लेनी? ग्राउंड के रिलेटिव. ट्रॉली की रिलेटिव इसकी सो 2 है, ट्रॉली के अपोजिट डायरेक्शन में v, सो 2 माइनस v इज इक्वल टू 400 इंटू v. इससे आप v कैलकुलेट करोगे व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रॉली. अगर पूछते कि ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट एक सर्टेन टाइम t में क्या होगा, तो ट्रॉली की स्पीड आ गई. स्पीड इंटू टाइम विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली. ऑल राइट, नाउ से अब आप देखोगे तो सेंटर ऑफ मास में आई टोल्ड यू ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नाउ रोटेशनल डायनामिक्स में, रोटेशनल डायनामिक्स में बच्चों सबसे पहली चीज है यू शुड अंडरस्टैंड, अगर एक बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट नहीं कर रही, सो दिस कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन. अगर एक बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर रही है, सो दिस द प्योर रोटेशन. और अगर एक बॉडी की एक्सिस आगे भी जा रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही है, सो दिस कॉल्ड रोलिंग. और रोलिंग में भी प्योर रोलिंग मींस रोलिंग विदाउट स्लिपिंग तब होगा जबकि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होगा, एक्सप्रेशन ए एल्फा इंटू आर होगा. अगर इसमें एक्सप्रेशन ए होगा एक्सिस में तो इसका एंगुलर एक्सप्रेशन एल्फा होगा एंड ए विल बी इक्वल टू व्हाट? एल्फा इंटू आर. तब इसका मोशन प्योर रोलिंग कहलाएगा. तो प्योर रोलिंग और रोलिंग, जब वो लोग बोलेंगे रोलिंग तो दैट मीन्स की ये कंडीशन है. रोलिंग मीन्स दिस कंडीशन. अगर वो लोग बोलते रोलिंग विद स्लिपिंग, दैट मीन्स या तो v ओमेगा इंटू आर से बड़ा होगा या v ओमेगा इंटू आर से छोटा होगा. ए एक्सेलरेशन अगर है तो ए एल्फा इंटू आर से बड़ा या छोटा होगा, तब रोलिंग विद स्लिपिंग होगी. राइट, और ये प्योर रोटेशन, ये हुआ ट्रांसलेशन. अब सबसे पहली चीज आपको यहां पे देखनी कि कई बार
जैसे रोटेशनल डायनामिक्स इज अ बिग टॉपिक, सो नाउ सी रोटेशनल डायनामिक्स ऑल्दो इज अ बिग टॉपिक, बट फिर भी क्या होता है, क्योंकि मे बी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आने हैं उसमें से, तो हो सकता है कि केवल इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाकर के ही सब कुछ खत्म हो जाता है। मींस व्हाट, जैसे आपका बी इक्वल्स यू प्लस 80 था, यहाँ पे रोटेशन के लिए ओमेगा फाइनल इक्वल्स ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल इक्वल्स ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, या थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, and omega final square equals to omega initial square plus 2 alpha into theta, or theta nth is equal to omega initial plus half alpha into 2n minus 1। बिल्कुल जैसा इक्वेशन वहां पे होता था एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। सब कुछ v ओमेगा फाइनल से रिप्लेस हो जाएगा, u ओमेगा इनिशियल से, और a अल्फा से, और s थीटा से। ये इक्वेशंस बिल्कुल ऐसी, सोचने का तरीका भी वैसे ही हो, सोचने का तरीका वैसे ही होगा। मींस उन्होंने बोला कि एक फैन रोटेट कर रहा है और स्विच ऑफ कर दिया गया, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा नॉट बाई टू, इनिशियल वॉज ओमेगा नॉट इन, ओमेगा नॉट बाई टू हो गई इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में ओमेगा नॉट बाई टू हो गई, और ये रोटेट कर रहा था कोई 40 रोटेशंस पर सेकेंड से, 40 रोटेशंस पर सेकेंड से ये रोटेट कर रहा था। सो नाउ से अब बोल गया कि फर्दर, या सॉरी क्वेश्चन इस तरीके से बोला गया, ओमेगा नॉट बाई टू हो गई 20 रोटेशंस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी, अब फर्दर रुकने तक के और कितने रोटेशंस कवर करेगा। बिल्कुल जैसा आप ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में सोचते एग्जैक्टली वैसे ही सोचना। इक्वेशन देखो, आपने इसके लिए इक्वेशन लिखा कि ओमेगा नॉट बाई टू होल स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, 20 रोटेशंस में ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट बाई टू हो गई थी। अब आपने दूसरा इक्वेशन लिखा 0 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा। तो जैसे यहाँ पे आप बोलोगी रोटेशंस, तो सर नंबर ऑफ रोटेशंस है, एंगल थीटा रेडियन या डिग्री में नहीं है, डोंट वरी, क्योंकि कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे रोटेशंस में है, यहाँ पे भी रोटेशन में आ जाएगा। तो मैंने स्टार्टिंग से रुकने तक का टोटल एंगल कितना हुआ, थीटा। अब आप इनमें क्या करो, ये वाले टर्म्स इस ओर ले जाओ, अल्फा वाले दोनों टर्म्स इस ओर लाओ, ओमेगा नॉट वाले टर्म्स इस ओर लाओ, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, 2 अल्फा से 2 अल्फा विल बी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने से, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सो आपका नंबर ऑफ रोटेशंस क्या आ जाएगा, थीटा माइनस 20, क्योंकि आपसे पूछा गया था जीरो थीटा है स्टार्टिंग से एंड तक, रुकने तक के रोटेशन है, दिस क्लियर, दिस इज स्टार्टिंग से एंड तक, और आपसे पूछा गया था ओमेगा नॉट बाई टू से रुकने तक कितने रोटेशंस होंगे, तो रुकने तक के रोटेशंस क्या हो जाएंगे, वो थीटा माइनस 20 हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल आप ट्रांसलेशन मैकेनिक्स के टर्म्स में सोचना, इक्वेशंस याद यूज करना कि वहां पे होता तो कैसे करते। तो एक वैरायटी क्वेश्चन की एक ही बिल्कुल इस तरीके से, कैलकुलस के भी क्वेश्चन यहाँ होंगे। कैलकुलस के मींस जैसे वहां पे ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, यहाँ पे एल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, या एल्फा इक्वल्स टू बी ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो आप कैलकुलस वाली चीज कब यूज करोगे, कब, जैसे आपको थीटा से ओमेगा, ओमेगा से अल्फा निकालना है, तो आप डी थीटा बाई डी टी या डी ओमेगा बाई डी टी उससे निकालोगे डिफरेंशियल कैलकुलस से। और अगर आपको अल्फा के थ्रू निकालना है ओमेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन कि अल्फा उन्होंने थीटा का फंक्शन दिया है या टाइम का, इस तरीके से इक्वेशन लिखोगे, और इक्वेशन के एक और एक वेरिएबल लाओगे, दूसरा वेरिएबल दूसरी ओर, जो लिमिट्स होंगे उनमें इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट दैट। सो दिस इज वन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें है कि आपको जो पैरामीटर्स आने चाहिए वो पैरामीटर्स है, आपको टॉर्क का कैलकुलेशन, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जेई में जनरली फॉर्मूले याद होने चाहिए, और केवल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस का एप्लीकेशन आना चाहिए, आपको जनरली कोई डिराइव नहीं करना होगा। तो टॉट टाउ जितने भी पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स हैं
उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आपको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट याद होने चाहिए। टॉट टाउ का कैलकुलेशन, एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन एल का, और टॉट टाउ आई और एल, इनके कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे टॉर्क का मतलब ये हुआ, अगर आप एक बॉडी को, जैसे मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ टॉर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये एक एम मास और एल लेंथ की रॉड है, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री है। इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। अब आपसे लोगे ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, ओ पॉइंट के अबाउट बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है। आपको टॉर्क का कैलकुलेशन जेई मेंस में यूजुअली स्केलर फॉर्म में करना होगा। दो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं भी टॉर्क की डायरेक्शन आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपको स्केलर फॉर्म में करना होगा, और इस केस में जैसे मैं करूंगा, आप किसी भी केस में टॉर्क का डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐसे निकालोगे। आप जैसे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना है, राइट। आप क्या करोगे, बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखोगे। जैसे यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से वेट एम जी नीचे रहे, तो आपने फोर्स मार्क किया, और फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आप परपेंडिकुलर डाल दोगे वो पॉइंट से। जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करना, उस पॉइंट या उस एक्सिस से इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। ये थीटा है, दिस एल बाई टू, सो ये थीटा, और ये डिस्टेंस आ जाएगी एल बाई टू साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम जी इंटू एल बाई टू साइन थीटा। आप समझिए, टॉर्क टू बी इक्वल व्हाट, जो फोर्स है वो फोर्स इंटू उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, राइट, जो होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक ही बॉडी के ऊपर बहुत से फोर्सेस लग सकते हैं, तो आप सबके टॉर्क अलग अलग निकालोगे, और ये देखो कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। ये डिसाइड करना बड़ा इजी है कि कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज है और कौन सा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है। हाउ, जैसे आप यहाँ पे इस रॉड को ऐसे छोड़ दोगे, तो वेट एमजी के टॉर्क की वजह से रोटेट करके नीचे की ओर आएगी। तो एमजी का टॉर्क किस सेंस का हुआ, क्लॉकवाइज। वो आपको पता लग जाएगा इजीली कि ये पर्टिकुलर फोर्स बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मल्टीपल फोर्सेस हैं, तो आप सारे क्लॉकवाइज टॉर्क निकालो, सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालो, फिर आप क्लॉकवाइज टॉर्क में से एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क सब्ट्रैक्ट कर दो, या वाइस वर्सा, जो भी बड़े हैं उनमें से जिनका अमाउंट ज्यादा है उनमें से कम अमाउंट वाले टॉर्क सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल बी द नेट टॉर्क। तो आपके जो काम आएगा वो ये होगा, ऑल दो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में होता है, जो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में इट इज दिस। अगर ये आपका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ से एक्सेस पास हो रही है, तो ये पोजीशन वेक्टर R1, यहाँ से एक्सेस पास हो रही है, आपने पोजीशन वेक्टर R2 इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स F है, और सब कुछ वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखा है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। अब इस एक्सेस ओ डैश के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा, दैट विल बी टॉर्क टाउ इक्वल्स टू R क्रॉस F। वहां पे R विल बी R2 माइनस R1। तो ये भी आपको कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि बड़ी एनालिसिस करनी है। जिस पॉइंट, द पॉइंट एट विच फोर्स हैज बीन अप्लाइड इज R2, पोजीशन वेक्टर R2, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम हियर द एक्सिस इज पासिंग, दिस द रेडियस वेक्टर R क्रॉस व्हाट F। सब कुछ आई कैप जे कैप के फॉर्म में होगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो वहां पे वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके आने के चांसेस बहुत कम है, वो जैसे स्केलर पैटर्न में था। और होगा क्या, अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स का टॉर्क, देखो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब कुछ एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड होते हैं। इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन है, बट इनकी डायरेक्शन किस ओर होती है, एक्सिस के अलोंग। अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, कोई फोर्स बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, तो उसका ओमेगा, एल्फा, टॉर्क एक्सिस के अलोंग ऑब्जर्वर की ओर होगा। जैसे रोटेशन ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मेरी ओर एक्सिस के अलोंग, और अगर यही क्लॉकवाइज होता तो मुझसे अवे होता। ठीक है ना, नाउ सी, सो दिस टॉर्क। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या करना है कि जो पॉपुलर ऑब्जेक्ट्स है, रिंग का
सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना होगा अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। राइट जब आपको उस एक्सिस के अबाउट, जैसे रिंग का अपनी सेंट्रल एक्सिस का हाफ एम आर स्क्वायर, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, रिंग का एम आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर का सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का अपने डायमीटर के अबाउट 2/5 MR स्क्वायर, और जो है कि हॉलो स्फीयर का 2/3 MR स्क्वायर, सॉलिड का 2/5 MR स्क्वायर, रॉड का अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, इसके अबाउट 1/12 ML स्क्वायर, एल इसकी लेंथ, एम इसका मास है, और एक रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना मींस व्हाट, लाइक दिस, जैसे ये है, एल लेंथ, बी ब्रेथ, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होगा हाफ एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी स्क्वायर होता तो हाफ एम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/6 MA स्क्वायर। अब जब आपको एक एक्सिस के अबाउट पता है और दूसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है, जैसे आपको ये बॉडी है एम मास की, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और इस एक्सिस के अबाउट आपको पता आईसी है, ये आपको याद है, तो कोई दूसरी एक्सिस जो इसके पैरेलल है और इससे एक्स डिस्टेंस दूर है, इसके अबाउट आई जो होगा दैट विल बी आई इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला किन्हीं भी दो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट नहीं करेगा, किन्हीं भी दो एक्सिस के अबाउट रिलेट नहीं करेगा। मतलब आपने बोला एक I1 और दूसरी एक्स डिस्टेंस दूर है, तो I1 प्लस एम एक्स स्क्वायर रॉन्ग, पहली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, तो आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर, और दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे की। राइट अगर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं दे रखा और किसी एक एक्सिस के अबाउट दे रखा है और किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट पूछा गया है, तो आपको जिस एक्सिस के अबाउट दे रखा पहले उससे आप सेंटर ऑफ मास वाली निकालो, फिर आई सी प्लस दूसरी एक्सिस की जो टोटल डिस्टेंस होगी एम x1 प्लस x2 स्क्वायर, उससे आप दूसरी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करोगे आई। सो इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? ये क्लियर हुआ ना? नाउ से ये आपका आई इक्वल आई सी प्लस एम एक्स स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास। जैसे देखो मैं एक ऐसी एग्जांपल दे, और ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मास एम, रेडियस आर, इनके बीच के डिस्टेंस बी। बोले कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इसका 2/5 MR स्क्वायर, इसका भी 2/5 MR स्क्वायर इंटू टू, दोनों का 2/5 MR स्क्वायर, इसका अपनी एक्सिस के अबाउट 2/5 MR स्क्वायर प्लस एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस एम बी स्क्वायर, इसका भी 2/5 MR स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, तो प्लस 2/5 MR स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इंटू वॉट टू, ऐसे दो हो गए इंटू टू, दिस द टोटल आई, ये सिस्टम का टोटल आई होगा। आई होप आप समझ गए। चलो पहला एक्सिस काफी सिंपल एक्सिस है, और आप देखोगे इसके क्वेश्चंस आते भी हैं और वो इजी भी होते हैं। नाउ सी, फिर वो परपेंडिकुलर एक्सिस इज व्हाट, अगर आपको एक बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई प्लेनर बॉडी है, जब भी फिर वो परपेंडिकुलर एक्सिस एप्लीकेबल होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो उसमें क्या होगा, ये लेमिनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होगा, प्लेन शीट, डिस्क, राइट, जिसमें कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन 2D में है, स्फीयर के लिए वैलिड नहीं होगी। राइट रॉड के लिए भी आप अप्लाई नहीं करोगे कि रॉड में एक डायमेंशन में ही, हम ये मानते थिन रॉड और एक ही डायमेंशन में लेंथ है, ठीक है ना, तो रॉड के लिए केवल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एप्लीकेबल होगी। लेमिना हो गया, रेक्टेंगुलर लेमिना हो गया, या डिस्क हो गई, रिंग हो गई, इनके लिए थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस वैलिड है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज व्हाट, आप ये देखोगे आपके पास ये एक लेमिना है एल बी, सेंट्रल मास एम है, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है, इस एक्सिस के अबाउट 1/12 ML स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट अब ये सेंटर ऑफ मास है,
एक एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जिसे मैं इसे ऐसे रखता तो यही होता, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक्स और वाई एक्सिस दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हैं। सो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। आपको आई जेड की वैल्यू याद थी और आई एक्स और आई वाई नहीं पता था। आई एक्स और आई वाई में क्या है, जो आई एक्स और आई वाई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो दोनों उन एक्सिस के अबाउट है जो बॉडी के प्लेन में है। वो कहाँ पे, बॉडी के प्लेन में है, राइट। तो उनका सम मतलब बॉडी के प्लेन में किसी भी दो का सम थर्ड के इक्वल नहीं। उस प्लेन में, जिस प्लेन में बॉडी का मास है, उसमें दो एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हैं। आई एक्स प्लस आई वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई जेड। इज दैट क्लियर? और आपको जितने भी क्वेश्चन देंगे, इवन रेक्टेंगुलर लेमिना का भी क्वेश्चन जब देंगे, तो क्वेश्चन किस तरीके से देंगे, वो आपको मे बी की स्क्वायर के फॉर्म में। सो दैट कि क्या होगा, आई एक्स और आई वाई इक्वल होगा। उससे बेनिफिट क्या होता है, कैलकुलेशंस कम और कॉन्सेप्ट चेक हो रहा था। जैसे बोला गया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब बोलिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना कितना हो। चलो आप पैरेलल एक्सिस नहीं लगा सकते हो। इसके अबाउट याद है हाफ एम आर स्क्वायर, इसके अबाउट ये तो इसके पैरेलल नहीं है। आप क्या करोगे, आप यू सी आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। सिमिट्री से आई एक्स भी इक्वल टू आई वाई। आप समझ गए, आई एक्स वाला भी एक डायमीटर है, आई वाई वाला भी एक डायमीटर है, दोनों इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स कि टू आई एक्स और आई वाई इक्वल, सो आई एक्स प्लस आई वाई मीन्स टू आई वाई is equal to iz. So iy becomes what? Half iz. iz is what? Half mr square रिंग के लिए। रिंग के लिए कितना, सॉरी एम आर स्क्वायर। सो आई वाई कितना आ गया, हाफ एम आर स्क्वायर। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दोगे तो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, दैट विल बिकम व्हाट, 3/2 एम आर स्क्वायर, अगर ये रिंग थी। सो यूजुअली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इन टेंडम इज यूज्ड। एक यूज की, उसका रिजल्ट निकाला, फिर उसके बाद दूसरी यूज की। बट ध्यान क्या रखना है, जो दो एक्सेस बॉडी के प्लेन में है, वो आपस में परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम थर्ड एक्सेस के अबाउट, वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थर्ड एक्सेस और दोनों के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट के इक्वल होगा, राइट। हाँ, जो दो एक्सेस आपने बॉडी के प्लेन में ली हैं, अगर सिमिट्री परमिट करती है तो वो परपेंडिकुलर ना भी हो तो चलेगा। जैसे डिस्क है, रिंग है, उसमें सारे डायमीटर्स एक जैसे हैं, तो जरूरी नहीं कि आप दोनों डायमीटर्स परपेंडिकुलर लोगे। एक डायमीटर आपने एक्स एक्सिस के अबाउट लिया, एक थीटा एंगल पे लिया, उसके अबाउट भी आई होगा और पहले के अबाउट भी आई, तो आई प्लस आई, टू आई इज इक्वल टू व्हाट, जो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो कई बार मतलब हो सकता है आपके शॉर्ट में क्वेश्चन केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फंडामेंटल वैल्यूज आपको याद हो बॉडीज के, और थ्योरम ऑफ पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस पे बेस्ड हो। अब इसके बाद ठीक है ना, आज मैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, वो आप लोग सॉल्व करना, और आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। और किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मैं डिस्कस करूंगा। मैं कंटेंट कवर कर रहा हूँ 9 से। मेरे कंटेंट में ऑब्वियसली एग्जांपल्स होंगे 9 से। अब आप देखोगे, जैसे आपसे जो टॉर्क इज इक्वल टू, जितने भी इक्वेशंस हैं, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, या फोर्स का इक्विवेलेंट टॉट टाउ, एम का आई, ए का एल्फा, राइट। वर्क का यहाँ पे डॉट टाउ डॉट थीटा, वहां पे एफ डॉट एक्स, और पी का यहाँ पे, वहां पे एफ डॉट वी था, यहाँ पे डॉट टाउ डॉट ओमेगा, डॉट टाउ डॉट ओमेगा। जो फॉर्मूले वहां पे थे, बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट फॉर्मूले क्या होंगे, यहाँ पे होंगे। तो टॉर्क पे बेस्ड सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, टॉर्क पे बेस्ड की बोलोगे, आपको कोई बॉडी दे देंगे, जैसे ही दे दिया गया, और रॉड है एम मास एल लेंथ की, दो स्ट्रिंग्स टाई कर दी गई, एक यहां से और एक यहां से, ठीक है ना। बोलिए दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगा। अब अगर दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन से टाई की गई होती तो टेंशन इक्वल होता, यहाँ पे अलग अलग होगा T1 और T2। आपके पास इक्वेशंस क्या है, बॉडी ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू वेट mg। वेट mg सेंटर ऑफ मास से। बट ये इक्वेशन तो आप न्यूटन्स लॉ से भी बना सकते थे। यहाँ पे मेन चीज क्या होगी, बॉडी इज नॉट रोटेटिंग। तो जब बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा।
और आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिया, तो mg फोर्स तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, तो mg फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या रहेगी, जीरो, ठीक है ना। अब T1 का टॉर्क क्या होगा, T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज इस ओ रोटेट कराने का फर्क करेगा, T1 इंटू एल बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, एल बाई टू, और ये देखा यहां से ये डिस्टेंस एल बाई फोर है, तो T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दैट विल बी व्हाट, T2 इंटू एल बाई फोर। मतलब ये एक एग्जाम्पल था, बट क्वेश्चन इसमें और कुछ बनते ही नहीं है, केवल यही, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी और आपको केवल उसमें क्या करना होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल दिखाना होगा, टॉर्क कैलकुलेट करना आपको आता तो जो अननोन होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको पता कि T1 प्लस T2 mg और T1 L बाई टू T2 L बाई टू, T1 T2 दो अननोन्स है, उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी भेजा था पीडीएफ में, उसमें देखो जो क्वेश्चन था कि एक आदमी ने, एक रॉड है एम मास और एल लेंथ की, दिस एट एंगल थीटा, एंड एक पर्सन है जिसने कि अपने शोल्डर पे इसे रॉड को होल्ड किया हुआ है, इस तरीके से। बोला कि इसके यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी थी उसमें जो आंसर है ना वो गलत है, मतलब जी अथॉरिटीज ने दिया क्या है, मैंने तो किसी सोर्स से लिया, वो आंसर गलत है। आप लोग यहाँ पे मतलब ये वो आंसर से मैच कब होता, आई टेल यू दैट। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं अगर mg फोर्स सेंटर ऑफ मास से लग रहा है, mg को उन्होंने w वेट बोला है, और रिएक्शन n हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, तो यहाँ पे रिएक्शन n कैन नॉट बी अपवर्ड्स, यहाँ पे रिएक्शन n अपवर्ड्स नहीं हो सकता है। रॉड ऐसे रखी हुई है, तो जो रिएक्शन n होगा वो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है उसके ऐसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे हुआ तो उसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि n ऐसे लगेगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट के अबाउट n का टॉर्क क्लॉकवाइज और कितना होगा, n इंटू एल, और mg का टॉर्क क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, कितना होगा, mg इंटू, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, एल बाई टू कॉस थीटा, एल बाई टू कॉस थीटा। सो एन की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, एन की वैल्यू mg इज डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई टू कॉस थीटा, बट उसमें उन्होंने डब्ल्यू बाई टू आंसर दे रखा है। डब्ल्यू बाई टू कैसे दे रखा है, उन्होंने लिया कि एन ऊपर क्यों है, mg नीचे, तो अब तो ठीक है, एन इंटू ये डिस्टेंस एल कॉस थीटा, mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा, तो एन कितना आ जाता उतना। तो या तो मतलब दे शुड हैव क्लियर इट कि जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है, क्योंकि जब रॉड एग्जैक्टली उसके सरफेस उसके सोल्जर पे ऐसे रखी होती तब एन अपवर्ड्स होता, अभी जो एन होगा, एन अभी कुछ इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, जो यहाँ पे सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर आना चाहिए, यस क्लियर ना। सो इट शुड हैव बीन डब्ल्यू बाई टू कॉस थीटा, बट उसमें जिस सोर्स से मैंने लिया था वहां डब्ल्यू था, उन्होंने एन अपवर्ड्स ले रखा था, विच आई फील इज नॉट राइट नाउ से। अब आप देखोगे तो टॉर्क वाले क्वेश्चंस में कभी किसी रॉड को किसी पॉइंट के अबाउट बैलेंस करा दिया, कोई वेट कहीं पे रख दिया, आप जिस पॉइंट के अबाउट बैलेंस कराएंगे आप उस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क ले लो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ले लो, उनको इक्वल कर दो। ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को इक्वल कर दो, और उससे क्या होगा कि आपका जो अननोन क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी, राइट। अब फोर्स और टॉर्क के ऊपर ही बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है, किसी इंक्लाइन के ऊपर वो लोग कोई बॉडी छोड़ देंगे और बोलेंगे ये जब रोल करते हुए नीचे आ रही है, बॉडी इज रोलिंग डाउन, सो व्हेन द बॉडी इज रोलिंग डाउन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, मतलब ये सरफेस रफ होगी, जब रफ होगी तभी बॉडी रोल कर सकती है, सो इन द बॉडी इज रोलिंग डाउन व्हाट विल इट्स एक्सेलरेशन। आपको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि जब ये रोल करके आएगी, रिमेंबर कि रोलिंग मोशन में सरफेस अगर रफ भी है और रफ सरफेस के ऊपर भी बॉडी का मोशन होगा, तो रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन के अगेंस्ट एनर्जी का लॉस नहीं होता है। फ्रिक्शन केवल रोलिंग मोशन में एक डिवाइस होता है जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मानो बॉडी एच हाइट से ऊपर से आई, आपको इसका एक्सप्रेशन ए निकालना था, और ये सॉलिड स्फीयर था, ए मास आर रेडियस। वो लोग अगर ए मास आर रेडियस नहीं भी देंगे
तो भी फर्क नहीं पड़ता, दिल ओनली टेल यू द शेप ऑफ द बॉडी, क्योंकि एम और आर आंसर में नहीं आएंगे। बोलेंगे कितने एक्सेलरेशन से रोल करके नीचे आएगी। आपने इस पॉइंट पे जब ये स्फीयर पहुंचा, स्पीड v और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, velocity is v and angular velocity is what, omega. So loss of potential energy becomes mgh, that will be equal to half mv square plus half I omega square. When body rolls, it has translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy, half I omega square. So mgh is equal to half mv square plus half I 2 by 5 mr square into omega square is what, v square by r square से r square get cancelled, इसमें v square कॉमन आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये h है तो ये h ओवर साइन थीटा होगा ट्रिग्नोमेट्री से, h ओवर साइन थीटा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s u0 2a h ओवर साइन थीटा। इन दोनों में आप v स्क्वायर कॉमन लोगे और इन प्लेस एंड v स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, 2ah ओवर साइन थीटा। h से h कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, यू विल गेट द वैल्यू व्हाट, a। सो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर के पास वैरायटी बचती क्या है, चलिए मैंने सॉलिड स्फीयर दिया है, मैंने हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हैव टेकन ऑफ द सॉलिड स्फीयर, बोलो कोई बॉडी और देंगे, रिंग देंगे, डिस्क देंगे, सॉलिड स्फीयर देंगे, यू ओनली नीड टू चेंज व्हाट, आई। आप आई चेंज कर दोगे, कंपैरिजन के लिए दे देंगे हॉलो स्फीयर और डिस्क, दोनों में किसका एक्सर्शन ज्यादा होगा, आपको दोनों के आई अलग अलग करने होंगे और उससे आएगा, आप देखो हाफ एम बी स्क्वायर, दोनों का सेम मास, सेम हॉलो स्फीयर और डिस्क, फिर आई यहाँ पे, इज दैट क्लियर। तो जब आप यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन होगे तो ये देखो, ये जो आई प्लस समथिंग वाला टर्म है नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, वी स्क्वायर कॉमन लिया और वी स्क्वायर के साथ ए है, तो जिसका आई बड़ा होगा, जिसका आई क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, कम आएगा। आप समझ गए ना, तो यहाँ पे आई का टर्म होगा। सो आपका वी स्क्वायर इसमें से कॉमन आया और आई वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर हुआ, वी स्क्वायर के साथ में ए वाला टर्म आएगा। सो जिसका आई विल बी ग्रेटर, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, कम होगा। आई सबसे ज्यादा किसका होता है, रिंग का, हाफ एम आर स्क्वायर, बाकी सब में क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर, सब में कोई 1 से कम होता है। तो जिसका आई जितना कम होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज देखो, ये रोलिंग मोशन है, मतलब देर इज नो स्लिपिंग, यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा, रोलिंग। अब अगर यही बोला जाता आपसे कि एच हाइट से एक स्फीयर को रोल करा दिया गया, वो पहुंचेगा नीचे, तो उसकी वेलोसिटी, और अगर बोला था एक ब्लॉक एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एच हाइट से स्लिप करा दिया जाए, तो उसकी वेलोसिटी का रेशो क्या होगा। जब ब्लॉक स्लिप करके नीचे पहुंचेगा तो एम जी एच इज इक्वल टू वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर, चलिए इक्वेशन, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, एम जी एच इक्वल वॉट, हाफ एम वी स्क्वायर। जब रोल करके नीचे पहुंचेगा फ्रिक्शन वाले सरफेस में, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को यू राइट वॉट, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि मोशन प्योर रोलिंग है, तो दोनों में स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यू अंडरस्टैंड कि किस केस में स्पीड ज्यादा होगी, स्लिपिंग में, प्योरली स्लिपिंग में, क्योंकि वहां पे पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में है, यहाँ कुछ रोटेशनल में है और कुछ ट्रांसलेशनल में है। इज दैट क्लियर। अच्छा यही मोशन अगर नीचे से ऊपर की ओर होता, आपने एक ब्लॉक को प्योरली बिल्कुल स्मूथ सरफेस के ऊपर ऊपर की ओर स्लाइड करा दिया, जब आपने ऊपर की ओर स्लाइड कराया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर एम जी एच में कन्वर्ट होगी, राइट। अब आप ध्यान से सुनोगे, अगर आपने एक उसी मास के स्फीयर को, कोई भी स्फीयर हो, डिस्क हो, रोल करके ऊपर की ओर आपने छोड़ दिया और वो प्योरली रोलिंग में ऊपर जा रहा है, जब वो प्योरली रोलिंग में ऊपर जाएगा तो उसके पास पहले हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, एम जी एच, ठीक है ना। अब आप देखो तीसरा केस, अगर आपने स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रोलिंग ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर स्लाइड करा दिया, ऊपर की ओर स्लाइड करा दिया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट को कम हाइट पे पहुंचेगा। द रीजन मीन जब फ्रिक्शन नहीं है तो ओमेगा डिक्रीज नहीं करेगा, फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा को नीचे आने में इंक्रीज कराता और ऊपर जाने में फ्रिक्शन का टॉर्क ओमेगा को डिक्रीज कराता। अब ओमेगा
डिक्रीज नहीं होगा, जो नीचे था टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां पे भी क्या होगा, अब ऊपर नहीं जाएगा ब्लॉक, वो स्फीयर होगा जो भी है, ऊपर नहीं जाएगा, अपनी ही जगह रोटेट कर रहा होगा। तो अब आपको क्या करना, यहाँ पे हाइट क्यों कम आएगी, हाफ एम वी स्क्र प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्र विल नॉट बी इक्वल टू एम जी एच, आर सरफेस स्मूथ थी, ओनली हाफ एम बी स्क्र विल बी इक्वल टू एम जी एच, हाफ आई ओमेगा स्क्र वाला पार्ट एम जी एच में कन्वर्ट नहीं होगा, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी स्मूथ सरफेस के ऊपर बॉडी वैसी की वैसी रोटेट करती रहेगी। ऑल राइट, नाउ सी, अब आप देखोगे नाउ सी, इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है रोटेशनल डायनामिक्स में क्वेश्चंस की, वो है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ये देखोगे, एक एम मास 20 स्पीड से आगे जा रहा है, आपको ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना, इट इज फॉर ए पार्टिकल। तो कैसे होगा, एम बी मोमेंटम वेक्टर इनटू मोमेंटम वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन की यहां से परपेंडिकुलर आर, इट बी एम बी आर, ये हुआ एंगुलर मोमेंटम फॉर ए पार्टिकल। और अगर एक बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट करती, इस केस में एंगुलर मोमेंटम सबसे आसान है, आई इंटू ओमेगा। और आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी पार्ट पे बेस्ड होते हैं एंगुलर मोमेंटम के, जी मेन के पेपर में। और अगर बॉडी रोल करके आगे जा रही वी और प्योर रोलिंग में ओमेगा, आपको इस पॉइंट पी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो पहले आप बॉडी को मानोगे पार्टिकल, पार्टिकल का मास सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है एम, तो एम बी इंटू आर, एम बी इंटू वॉट आर, एम बी आर प्लस वॉट सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही, प्लस आई ओमेगा। और अगर बॉडी प्योर रोलिंग में है तो वो लोग आपको v और ओमेगा दोनों पैरामीटर्स नहीं देंगे, बिकॉज यू नो v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू आर। एक पैरामीटर देंगे तो आप दूसरे को उसके टर्म से कन्वर्ट कर लोगे, जो बॉडी का शेप होगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी का आई डालोगे, दैट विल बी एंगुलर मोमेंटम अबाउट व्हाट p, दिस विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट p। तो रोलिंग ऑब्जेक्ट का, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का और एक पार्टिकल का, दिस अ वे टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। बट जो मैंने देखा जेई मेन के पेपर में, मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ वो किस टाइप का होता है, बहुत ही इजी। इजी कैसे, बोल के एक डिस्क एम मास आर रेडियस की ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, और इसके एक्सिस से एक्स आर बाई टू डिस्टेंस दूर एक कॉकरोच था स्मॉल एम मास का। जब ये कॉकरोच वॉक करके सर्किमफेरेंस तक पहुंचता है, जब ये कॉकरोच वॉक करके सर्किमफेरेंस तक पहुंचता है, तो इसका डिस्क का ओमेगा क्या होगा, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, there is no external force, so there is no external torque. It means I1 omega 1 will be equal to I2 omega 2, right? I1 is what, moment of inertia of the disk is half mr square, and cockroach is like a small particle, particle का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर, दैट इज एम एक्स स्क्वायर, सो यहाँ पे एम आर बाई टू स्क्वायर, I1 इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I2 हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का प्लस एम आर स्क्वायर कॉकरोच का इंटू ओमेगा। सो फ्रॉम दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, ओमेगा। इससे आपकी ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, राइट right? तो मतलब इट्स ए कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनोगे, या तो सिस्टम का कोई मास एक्सिस से अवे जाएगा, लेट इट गेट फोकस्ड, इसे फोकस हो जाने दो एक बार, या तो सिस्टम का कोई मास एक्सिस से अवे जाएगा, जिससे उसका आई इंक्रीज कर जाएगा, जैसे यहाँ पे आई इंक्रीज कर गया तो ओमेगा डिक्रीज कर जाएगा, I1 ओमेगा ने I2 ओमेगा 2। या सिस्टम का कोई मास एक्सिस की ओर आएगा, आई डिक्रीज कर जाएगा और ओमेगा इंक्रीज कर जाएगा। तो केवल ओमेगा के कैलकुलेशन तक क्वेश्चन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं, उसके बियॉन्ड होते हैं। जब फाइनल ओमेगा आ गया, इनिशियल आई पता था, इनिशियल ओमेगा पता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर पता है, और यू नो आपको फाइनल आई भी पता है, फाइनल ओमेगा भी पता है, तो फाइनल I2 ओमेगा 2 स्क्वायर भी निकालोगे। तो कितनी एनर्जी का लॉस हुआ या कितनी एनर्जी का गेन हुआ,
आपसे पूछ सकते हैं हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट और हाउ मच एनर्जी इज गेन्ड। गेन कब होता है? जब कोई आई कम होता है और ओमेगा इंक्रीज करता तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होता है। बोले काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? तो उस केस में ऑब्वियसली कॉकरोच अंदर की ओर आता तो कॉकरोच की बायोलॉजिकल एनर्जी खर्च होती, बायोलॉजिकल एनर्जी जो खर्च होती वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, राइट। इसी तरीके से व्हेन कॉकरोच गोज अवे ओमेगा डिक्रीजेस, वेन एवर ओमेगा डिक्रीजेस, क्योंकि ओमेगा का स्क्वायर है और आई की एक सिंगल पावर है तो ओमेगा का इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इफ आई इंक्रीजेस ओमेगा डिक्रीजेस, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी व्हाट लेस, कितना लॉस होगा यू कैन कैलकुलेट दैट। अब इसमें एक तो ये हुआ मास एक्सिस के पास आना, मास एक्सिस के दूर जाना। जैसे वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चन आपने सुना होगा, अर्थ श्रिंक करके रेडियस r/2 हो गई, तो अब अर्थ का एक वन डे का ड्यूरेशन क्या होगा? द टाइम इन विच अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन is called 24 hours, that is 1 day. अब I1 omega 1, I1 omega naught 2 by 5 mr square into omega naught is equal to 2 by 5 m r by 2 square, that is r square by 4 into omega। I1 फोर्थ हो गया, ओमेगा 4 टाइम्स हो जाएगा, अर्थ 4 टाइम्स तेजी से रोटेट करेगी तो 6 आवर्स में एक डे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मतलब एक्सिस के करीब मास का आना या मास गोज अवे फ्रॉम द एक्सिस, आई चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली ओमेगा चेंजेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ से ऐसा भी हो सकता है एक एम मास, एम मास एंड आर रेडियस की डिस्क ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है, दे कीप अनदर डिस्क ऑन इट, दोनों डिस्क की एक्सिस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। दूसरी डिस्क का मास पहली का m1r1 और दूसरी का m2r2, दे कीप ओवर इट, और दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो फॉर सम टाइम दोनों में स्लिपिंग होगी, फिर दोनों डिस्क एक ओमेगा से रोटेट करने लग जाएंगे। बोलेगा कैलकुलेट लॉस ऑफ एनर्जी इन द फेनोमेनन। तो पहले क्या था, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, क्योंकि पहले दूसरा डिस्क के पास कोई ओमेगा नहीं था। I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, इनके बीच में फ्रिक्शन है भी, तो दोनों मिलकर के बिकॉज दे आर मेकिंग वन सिस्टम, so the force of friction will be considered as the internal force, torque will also be internal, so momentum will not change, right? So I1 omega 1 equals to I1 plus I2 into omega, इससे ओमेगा आ जाएगा, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी निकालोगे हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और पहले वाली आपको पता ही थी हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस बाद वाली काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी। सो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर दे मे गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, एक रॉड है, राइट, you see this is a rod, a mass a length, और ये रॉड आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही होगी बिकॉज इट्स ब्लैक, सो आई टेक another body, you see is a rod, a mass a length, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है लाइक दिस, सी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, मास m लेंथ l, मास कैपिटल m लेंथ l, बोला गया ऐसे रोटेट कर रही, एक्स डिस्टेंस दूर एक स्मॉल एम मास b नॉट से स्ट्राइक करता है और स्टिक कर जाता है, m मास b नॉट से स्ट्राइक करता और स्टिक कर जाता है, बाद में ओमेगा क्या होगा, दोनों को मिलकर के सिस्टम मान लो। तो जस्ट स्ट्राइक करने के पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना था, mv नॉट एक्स, और रॉड का कितना था, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, तो आई इंटू ओमेगा। अब देखो आई ओमेगा यहाँ पे मैं जैसे रोटेट कर रहा हूँ ये भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है और इसका सेंस भी एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे स्ट्राइक कर रहा है। तो आप देख लेना अगर दोनों का सेंस सेम है, सो आई ओमेगा प्लस एम बी एक्स, नहीं तो आई ओमेगा माइनस एम बी एक्स, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया बिफोर इट स्टक, बिफोर द ब्लॉक स्टिक टू द रॉड। बाद में दोनों एक कॉमन ओमेगा से रोटेट करेंगे जब वो स्टिक कर जाएगा, तो बाद में रॉड का आई तो वही 1/12 ml² प्लस ब्लॉक का बिकॉज इट्स ए पार्टिकल mx², सो 1/12 ml² प्लस mx² इंटू वॉट ओमेगा, आप उससे कॉमन ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस जनरली जिनमें एक्सेस फिक्स्ड होगी, जेई मेन में वो लोग वही क्वेश्चंस पूछते हैं। एक दो बार पहले कभी आए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की, बोला गया कि एक एम मास का स्फीयर है, 20 फीट से स्लाइड करा दिया, सरफेस रफ है, म्यू
हमने इसे क्या स्लाइड करा दिया v स्पीड से। अगर सरफेस रफ है तो कभी ना कभी इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी और v डैश हो गई, तब स्पीड हो गई v नॉट और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। तो लगेगी जब इसकी प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी तब इसका वेलोसिटी क्या होगी या उसका ओमेगा क्या होगा। तो आप देखो इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस यहीं से पास हो रहे हैं। mg का टॉर्क जीरो, n का टॉर्क जीरो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहां से लगेगा म्यू एन, उसका भी टॉर्क जीरो। तो ये सारे फोर्सेस इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, उनका सबका टॉर्क जीरो। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट टू बी कंजर्व। इस पॉइंट के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना, mvr, क्योंकि रोटेट तो कर नहीं रही है, आपने कल स्लाइडिंग दी है। बाद में दिस इक्वल्स टू इसी लोएस्ट पॉइंट के अबाउट mv नॉट r प्लस आई ओमेगा, और क्योंकि मोशन प्योर रोलिंग है तो ओमेगा विल बी v नॉट बाई r। आई की वैल्यू डालोगे डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द बॉडी इज, right, you'll get the value of v naught. और अगर if they ask you omega, so v naught upon r will be what, omega. Similarly इस रिवर्स क्वेश्चन कैन बी also be asked, बोला रहा था ओमेगा नॉट से रोटेट करा दिया रफ सरफेस के ऊपर और छोड़ दिया, ट्रांसलेशन वेलोसिटी बिल्कुल नहीं दी गई। व्हाट बीट्स वेलोसिटी व्हेन प्योर रोलिंग स्टार्ट्स। तो आप, मैंने mvr लिया है, आप स्टार्टिंग में ले लोगे आई ओमेगा, इज दैट क्लियर। बाद में mvr mv नॉट r प्लस आई ओमेगा नॉट, तो बाद वाला ओमेगा नॉट को ही वी नॉट बाई आर कर दो, बाद का वी नॉट आ जाएगा ना, और उससे फिर ओमेगा निकाल सकते हो। बट फिर भी यहाँ पे बिकॉज एक्सेस इज नॉट फिक्स्ड, ऐसे क्वेश्चंस के आने का चांस कम है। बट हाँ, पहले कभी पूछा गया, जैसे लास्ट ईयर से 23 24 से 23 में भी पेपर में कुछ टफ क्वेश्चन थे, बट 24 में काफी कुछ इजी था, खासतौर से जनवरी एटेम्प में क्वेश्चन रिलेटिवली इजी होते हैं। सो यूल सी दिस, वैसे क्वेश्चन के इजी या टफ होने से फर्क नहीं पड़ता है, इजी है, इट्स ए कॉम्पिटिशन, बहुत सारे बच्चे करेक्ट करेंगे और परसेंटाइल उस स्लॉट में क्या होगी, रिलेटिवली लो आ जाएगी, हाई मार्क्स के होते हुए भी परसेंटाइल क्या होगी, लो आ जाएगी। सो द थिंग इज दैट प्रिपरेशन शुड बी बैलेंस प्रिपरेशन, जिसमें कि बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस और उससे कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि यूजुअली जेईई मेन का नेचर होता है। राइट नाउ से, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोटेशनल डायनेमिक्स। नाउ यू सी, अब आप ये देखोगे कि जो है ऐसे क्वेश्चन भी रोटेशनल डायनामिक्स में होते हैं कि ये एक एम मास एल एन की रॉड है, अभी ये हॉरिजॉन्टल थी और वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है, ऐसे रोटेट करके नीचे गिर सकती है, यहाँ से छोड़ दिया गया, जब ये नीचे पहुंची तो बोला गया इसका ओमेगा क्या होगा, या ये पी पॉइंट है एक एंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एटसेट्रा। आप देखो इस क्वेश्चन में बिकॉज इट्स ए प्योर रोटेशन, ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं रहा, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रॉड रोटेट कर रही, तो जब रॉड ऐसे आएगी तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, L/2। तो पोटेंशियल you lost mg L/2 that gets converted into what, half I omega square, half I रॉड का एक एंड के अबाउट I will be 1/3 ml square into what, ओमेगा स्क्वायर। तो आपको इससे ओमेगा आ जाएगा और P पॉइंट की स्पीड V क्या होगी, ओमेगा इंटू L, क्योंकि इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, L। तो देखो यहाँ पे ये आप लॉजिक से देख लोगे, अगर कभी किसी केस में, अगर कभी किसी केस में ओनली potential is getting converted into only the rotational kinetic energy, ट्रांसलेशन है ही नहीं, एक्सिस फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो आपको यू नीड टू सॉल्व इन दिस वे, तो उस केस में फिर आप सॉल्व करोगे, आप इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे। ऑल राइट, नाउ से अब ये देखो, सो आफ्टर द, हाँ एक चीज बस और बताऊंगा, आप एक रिजिड बॉडी है, एम मास एल एन की रॉड, एम मास एल एन की रॉड, राइट, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है, it's lying like this, it's lying on a horizontal floor। now आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स F लगाओगे, at whatever point you apply force F on it, acceleration of center of mass will be F by m, acceleration of center of mass will be what, F by m। all right, similarly at whatever point you give some impulse, आपने impulse दिया यहाँ पे P, आपने impulse दिया, rigid body will always rotate, will begin to rotate about its center of mass, और इसकी ओमेगा क्या आएगी, ओमेगा विल बी इक्वल टू, इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया P इंटू P, इम्पल्स इज ए काइंड ऑफ मोमेंटम, सो P इंटू सेंटर ऑफ मास के अबाउट L/2।
इट इक्वल व्हाट आई ओमेगा, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उसे ओमेगा आ जाएगा। तो इम्पल्स किस पॉइंट पे दिया गया, ओमेगा उस पर डिपेंड करेगा। बट आप फोर्स कहीं पे भी लगाओगे, सेंटर मास का एक्सटेंशन विल बी एफ बाई एम। इम्पल्स, कोई इम्पल्स आप जहां पे दोगे उस इम्पल्स का about the center of mass you will calculate what angular momentum, so that angular momentum will be equal to what I into omega. You keep the value of I and get the value of what omega. All right, now see students, ग्रेविटेशन में जो होगा, ग्रेविटेशन में क्या होगा कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केप्लर्स लॉज। केप्लर्स लॉज में फर्स्ट लॉ इज वेरी इजी, जिसमें कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जैसे कोई भी प्लैनेट सन के अबाउट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और इलिप्स के दो फोकस होते हैं, तो उसका एक फोकस जो होगा उस फोकस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, राइट। मतलब जो सन होगा, सन इज एट दैट फोकस। तो किसी भी इलिप्टिकल पाथ में जो दो फोकस होते हैं, सन एक कॉमन फोकस पे होगा सारे इलिप्टिकल पाथ के लिए। मतलब अर्थ है या जुपिटर है, सैटर्न है, सबके इलिप्टिकल पाथ का एक फोकस कॉमन होगा एंड इट दैट कॉमन फोकस इज द सन। इज दैट क्लियर? बट जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं वो लोग सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होते हैं, तो जो हम इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए लॉज लगाते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए वैलिड होते हैं। सेकंड लॉ इज द इंपॉर्टेंट लॉ, केप्लर्स लॉ। केप्लर्स लॉ इज व्हाट, व्हेन a planet revolves around the sun or a satellite revolves around the earth, its aerial velocity is constant. Aerial velocity is constant. What is aerial velocity? ये सन है, ये प्लैनेट की पोजीशन P1, प्लैनेट की पोजीशन P2। So a line joining the sun and the planet is sweeping out this area delta A. Suppose it takes time delta t for the planet to reach from P1 to P2. So delta A upon delta t is the aerial velocity. So aerial velocity will remain constant throughout. मतलब when planet is away from the sun or planet is closer to the sun, aerial velocity will be constant. और एरियल वेलोसिटी की वैल्यू होती कितनी है? इट इज एंगुलर मोमेंटम L अपॉन 2m। प्लैनेट का सन के अबाउट जो भी एंगुलर मोमेंटम है, या सैटेलाइट का सन के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट अपॉन 2m is the aerial velocity. So you see, why L remain constant? L इसलिए constant, planet के ऊपर the force of attraction will be acting on the planet that will pass through the sun at any point. Attractive force will always pass through the sun. So torque of that force about the sun is zero, because torque is zero. So angular momentum will be conserved, yani constant. So that means delta A by delta T will also be constant. They may ask you question, the second law of Kepler's second law is based upon which fundamental law of physics? So it is based upon what? Law of conservation of angular momentum. And sometime they have asked, they give you the value of L, right? And they ask you the value of aerial velocity. Aerial velocity value पूछेंगे, ठीक है ना? या बोलेंगे when distance of the planet from the sun is r1, its velocity is v1. When it is it is in the planet is in the opposite side at a distance r2, what will be its velocity? So mv1 r1 will be equal to what? mv2 r2, because the angular momentum has to be conserved. So आप v1 is known, you can find the value of what? v2. और जो केपलर्स थर्ड लॉ है, that is what, when satellite or planet, satellite revolves around the earth or the planet revolves around the sun, तो होगा क्या? इसका square of the period of revolution will be equal to k into r cube. K, t square equals what? K into r cube. T square is proportional to what? R cube. ठीक है ना स्टूडेंट्स? मैं एक आपको 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, राइट? इसके बाद में दोबारा से इसी लिंक पे आप आना, जो लिंक आपके पास, इन द सेम लिंक यू विल ज्वाइन अगेन। ठीक है ना? बस 5 मिनट्स के बाद आई स्टार्ट अगेन।